Hello, students. This is your law mentor, Advocate VP Singh, welcoming you to Samaria classes. And in today's knowledge series, हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसीडरेशन। सीए फाउंडेशन लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए आपको ये तीन बातें बहुत कॉन्सेप्चुअली समझनी पड़ेगी। कौन सी तीन बातें सर? पहली बात है ऑफर, दूसरी बात है एक्सेप्टेंस और तीसरा क्या है दोस्तों? कंसीडरेशन। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं ऑफर की। ठीक है सर? यस सर, ये क्या बना दिया आपने? ये बाप है और ये बेटा। ठीक है जी। बाप ने बेटे को कहा, आई विल बाय यू अ पल्सर। सुनिए 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 सुनिए, बेटे को पिताजी कह रहे हैं मैं तुझे पल्सर दिला दूंगा अगर तुम, इफ यू ब्रिंग 90% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। कि बेटे को पिताजी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पल्सर दिला दूंगा अगर तुम 90% लाए तो सर क्या ये ऑफर है? बिल्कुल हाँ। ठीक है सर, तो सर मतलब ऑफर क्या होता है? जहां एक पार्टी, सुनिएगा, दूसरी पार्टी को कुछ करने के लिए कह रही है, टू डू समथिंग। तो यहां पर पिताजी बेटे को कह रहे हैं टू डू समथिंग, मतलब अपनी तरफ से एक डिजायर शो कर रहे हैं, डिजायर शो कर रहे हैं कि भैया मैं तुझे पल्सर दिला दूंगा, है ना? कुछ करने के लिए कह रहे हैं पिताजी, कह रहे हैं हम तुझे पल्सर दिला देंगे अगर तू कितना परसेंट लाया? 90%। तो क्या कहेंगे जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी डिजायर शो करती है, अपनी विलिंगनेस शो करती है टू डू समथिंग, ठीक है जी, और इस इंटेंशन के साथ करती है कि जिसे ये बात कही जा रही है उसकी क्या मिल जाए? एक्सेप्टेंस। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बाप ने अपने बेटे को बोला कि तू 90% ला, मैं तुझे पल्सर दिलाऊंगा। तो यहां पिताजी की इंटेंशन क्या है? बेटे की एक्सेप्टेंस लेना। पर मान लीजिए कि पिताजी ये बात अपने बेटे को नहीं कह रहे, पड़ोस में एक बच्चा रहता है जिसका नाम है सोनू। सोनू सुबह सुबह स्कूल जा रहा था, अंकल जी पेड़ में पानी दे रहे थे। अंकल जी ने सोनू को बोला, सोनू सुन मेरी बात। सोनू बोला गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल ने बोला सोनू तू 90% ला, मैं तुझे पल्सर दिलाऊंगा। तो आपको पता है सोनू ने क्या जवाब दिया? सोनू बोले अंकल देखो, मैं मम्मी से चांटे खा के आया हूं और मुझे स्कूल जाके मैडम से चांटे खाने हैं। अब अंकल आप मेरा सुबह सुबह क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? तो आपको क्या लगता है सोनू ने ऐसा क्यों कहा होगा? बिकॉज सोनू ने सीधा जवाब दिया, बोला अंकल आपने अपने बच्चे को तो आज तक एटलस साइकिल नहीं दिलाई, मुझे पल्सर क्या दिलाओगे? मेरे क्यों मजे ले रहे हो? तो सोनू वॉज वेरी राइट। पिताजी का इंटेंशन यहां सोनू की एक्सेप्टेंस लेना नहीं है, मजे लेना है। बोलो है ना जी सर? तो इसका मतलब केवल किसी को कह देना, डिजायर शो कर देना टू डू समथिंग, दैट इज नॉट एन ऑफर। उसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप जिसको अपनी डिजायर या विलिंगनेस शो कर रहे हो कुछ करने के लिए, तो आपका इंटेंशन होना चाहिए उस पार्टी की एक्सेप्टेंस लेना। जी सर, तो इसीलिए यहां पर मैंने आपको बताया कि जब पिताजी अपने बेटे को कह रहे हैं तो वो ऑफर हो सकता है, क्योंकि वहां उसका इंटेंशन सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेना होना चाहिए।
लेकिन जब वो पड़ोसी के बेटे को या रोड पर चलते हुए किसी भी आदमी को ये बात कहेंगे तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां उनका इंटेंशन सामने वाले व्यक्ति का एक्सेप्टेंस लेना नहीं है। जी सर। तो फिर क्या ऑफर हमेशा अफर्मेटिव एक्ट के लिए ही होता है, पॉजिटिव एक्ट के लिए ही होता है? मतलब हमेशा कुछ करने के लिए ही ऑफर होता है, कुछ ना करने के लिए भी तो ऑफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो सर उसका कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। बिल्कुल लेते हैं बेटा। तो देखो, मान लो ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा। देखो ये है से फॉर एग्जाम्पल मार खाने वाला। इसने मार खाई है, इसको पीटा गया है ना? किसने? इस व्यक्ति ने। पीटने वाला। ओ वाह सर, मतलब सर इसने इसको मारा है? बिल्कुल मारा है। अब जब इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की कुटाई करी है तो स्वाभाविक सी बात है ये व्यक्ति पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाएगा। बिल्कुल सर। ये व्यक्ति केस फाइल करेगा, एफआईआर दर्ज कराएगा। बिल्कुल सर। और मान लीजिए अगर ये व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराएगा तो जो पीटने वाला व्यक्ति है वो सलाखों के पीछे भी जा सकता है, उसके ऊपर कोर्ट में केस भी चलेगा। तो सर मान लेते हैं कि मारने वाले ने दिमाग लगाया, बोले यार कोर्ट में केस फाइल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, चप्पल जूते मेरे भी घिसेंगे, इसके भी घिसेंगे, पता नहीं जेल में कब जाएगा, 5 साल 10 साल 15 साल बाद। इससे बढ़िया है फैसला अगर तुरंत हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो मार खाने वाले ने पीटने वाले को बोला, आई विल नॉट सू यू, मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल नहीं करूंगा। तो यहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ना करने के लिए कह रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल नहीं करूंगा अगर तुम, इफ यू गिव मी 10 लाख, 10 लाख दे दे भैया, काम यही के यही खत्म कर ले, है या ना? तू भी फ्री, मैं भी फ्री। तूने मुझे मारा, मुझे पता है मेरा लीगल राइट है, मैं कोर्ट में जा सकता हूं और तुझे 2-3 साल तक की सजा हो सकती है। तो एक काम कर यार, 10 लाख रुपए दे, निपटा मामले को। तो यहां ए बी को कह रहा है टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब नॉट टू डू समथिंग। क्लियर? तो टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ ना करना, कुछ करने से रोकना, है ना? एब्सटेन मतलब रोकना। तो टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन मतलब होता है रिफ्रेन करना, अपने आप को रोकना, रिफ्रेन, रिस्ट्रेन, है या ना? लॉ में ऐसे वर्ड्स खूब मिलेंगे, एब्सटेन, रिफ्रेन, रिस्ट्रेन, मतलब रोकना, मतलब नेगेटिव। मतलब यहां पर मार खाने वाला पीटने वाले को कह रहा है कि आई विल एब्सटेन माई सेल्फ फ्रॉम सुइंग यू, मैं खुद को रोक लूंगा तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करने से अगर तुम मुझे कितने रुपए दो, 10 लाख। तो यहां पर मारने वाला पीटने वाले को, मार खाने वाला पीटने वाले को कह रहा है कि भैया जी मैं अपने आप को एब्सटेन कर लूंगा, रोक लूंगा, केस फाइल नहीं करूंगा अगर आप मुझे कितने दोगे, 10 लाख। तो इसका मतलब यहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या कह रही है, कुछ ना करने के लिए, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। वो डिजायर शो कर रही है, आपकी बार भी डिजायर है। डिजायर किस बात की है कि भैया मैं केस फाइल नहीं करूंगा तुम्हारे खिलाफ अगर तुम मुझे कितने दे दोगे, 10 लाख। अगेन इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि इस व्यक्ति की क्या मिल जाए, एक्सेप्टेंस। देखिए बात समझिए, सिंपली आप कोई स्टेटमेंट दे देते हो या कुछ कह देते हो मैं कर देता हूं, मैं पानी लेके आता हूं, तो इसमें कोई ऑफर नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन किसी की एक्सेप्टेंस लेना नहीं है। लाओ जी सर 20 रुपए दो, मैं आपके लिए नीचे 4 फ्लोर उतर के पानी लेके आता हूं, ये ऑफर है। बिकॉज यहां आप सामने वाले को कुछ करने के लिए कह रहे हो इस इंटेंशन के साथ कि जिसको ये कह रहे हो उसकी क्या मिल जाए, एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑफर क्या है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ करने या कुछ ना करने के लिए कहती है, टू डू समथिंग
और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। और इस इंटेंशन के साथ कहती है कि जिसको ये बात कही जा रही है, जिसको ये बात कही जा रही है उसकी क्या मिल जाए, एक्सेप्टेंस, है ना, विद इंटेंशन, विद इंटेंशन टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस, है ना। तो अब आप देखिए, हम यहां पर बाप बेटे को कुछ करने के लिए कह रहा है इस इंटेंशन के साथ कि बेटा इस बात को स्वीकार करे, है ना। जी सर, यहां पर मार खाने वाला पीटने वाले को कह रहा है, आप समझना, पीटने वाले को कह रहा है। अब बताओ मुझे, ये मार खाने वाला रोड पे चलते हुए किसी आदमी को पकड़ लेता है ऐसे ही रैंडमली, कोई ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया, बोला सुन ऑटो ड्राइवर, तू मुझे 10 लाख रुपए दे, मैं तेरे खिलाफ केस फाइल नहीं करूंगा। ऑटो ड्राइवर वाला बोला भाई साहब मैं आपको जानता ही नहीं हूं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे खिलाफ केस फाइल करोगे, देख तू समझ नहीं रहा है, गिव मी 10 लाख, आई विल नॉट सू यू। बोला भाई साहब पागल हो क्या, मैं आपको जानता ही नहीं हूं, अरे गिव मी 10 लाख, आई विल नॉट सू यू। ऑटो ड्राइवर पागल हो गया, इरिटेट हो गया, उसने चाटा लगा दिया, बोला अब कर ले केस फाइल। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है बेटा, यहां पर आप उस व्यक्ति को ये कह रहे हो जिसने आपको मारा है, तो आपका इंटेंशन उसकी क्या लेना है, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर तभी वैलिड बनेगा जब आपने जिसको ऑफर दिया है वह आपका इंटेंशन उसकी क्या लेना हो, एक्सेप्टेंस। जी सर, तो बेटा एक्सेप्टेंस किस चीज पे लेनी है, ऑन सच एक्ट और एब्सिस्टेंस। अब ये क्या है बेटा, देखिए आपको मैं अभी समझा रहा था ना, ये देखिए अभी मैंने आपको समझाया, ये पॉजिटिव एक्ट है ना, ये पॉजिटिव एक्ट है, और यहां टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग ये नेगेटिव एक्ट है। तो अब आप एक्सेप्टेंस किस, उस बंदे की एक्सेप्टेंस ले रहे हो किस पर, उस एक्ट पर। जैसे पहले वाले एग्जांपल पर हम पल्सर पर बेटे की एक्सेप्टेंस ले रहे हैं कि पापा ओके डन, मैं 90% लाऊंगा तो आप मुझे पल्सर दिला देना। जी सर, जी सर। फिर मैंने आपको कहा एब्सिस्टेंस, एब्सिस्टेंस। अब इसका मतलब यहां पर आप पीटने वाले की क्या ले रहे हो, एक्सेप्टेंस। किस पर, एब्सिस्टेंस पर, कि देख अग्री कर तो मैं तेरे खिलाफ केस फाइल नहीं करूंगा, वोंट सू यू, है ना। तो एब्सिस्टेंस पर एक्सेप्टेंस ले रहे। तो अब आप जब इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो बच्चे कहते हैं ना मार्क्स नहीं आते, मार्क्स नहीं आते, क्यों, क्योंकि आप पढ़ते ही थोड़ा हो। जब आप पढ़ोगे ही इनकम्प्लीट चीजें तो ज्ञान कहां से आएगा, पढ़ना पूरा पड़ेगा बेटा। तो अगर आपको ऑफर की पूरी डेफिनेशन पढ़नी है तो आपको ये सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो अब मेरे साथ बोलिए, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ करने या कुछ ना करने के लिए कहती है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को विलिंगनेस शो कर रही है, डिजायर शो कर रही है, इंटेंशन शो कर रही है टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इस इंटेंशन के साथ कि जिसको ये बात कही जा रही है उसकी क्या मिल जाए, एक्सेप्टेंस। तो भैया ये क्या बन जाता है, ऑफर। क्या बन जाता है, ऑफर। आई होप आपको ऑफर का मतलब समझ में आया। जी सर, ऑफर का मतलब तो समझ में आ गया। तो ऑफर का मतलब क्या हुआ, आप देखो फटाफट से रिकॉल करो। अगर आपको कहना है कि ये एक वैलिड ऑफर है तो भैया वहां पर या तो प्लस होना चाहिए या माइनस, मतलब या तो कोई अफर्मेटिव एक्ट हो टू डू समथिंग, या फिर कोई नेगेटिव एक्ट हो टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यहां पर आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, सामने वाले की कंसेंट लेना, है या ना। अगर आपकी इंटेंशन सामने वाले की कंसेंट लेना है तो वो ऑफर बन जाएगा। ठीक है सर। अब सर ऑफर देने वाला कौन होता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, ऑफर देने वाला कहलाता है ऑफरर, और लेने वाला कौन कहलाता है, ऑफरी। सुना आपने, देने वाला ऑफरर, लेने वाला ऑफरी। तो इसको प्रपोजल भी कह सकते हैं क्या, हाँ कह लो बेटा, क्या प्रॉब्लम है। इसको बोलेंगे प्रपोजर, इसको बोलेंगे प्रपोजी। तो देने वाला र और लेने वाला ई, सिंपल। प्रॉमिस देने वाला प्रोमिजर, लेने वाला प्रोमिजी। ऑफर देने वाला ऑफरर, लेने वाला ऑफरी। बोलो हाँ या ना। जी सर। तो मेरी बात सुनिएगा, ऑफर देने वाला ऑफरर, लेने वाला ऑफरी। जी सर, हो गया सर। तो अब
कहानी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी? ऑब्वियसली चलेगी बेटा। देखिए, ऑफर के साथ दो ही काम होते हैं। आप भी सोचिए, अगर आपने किसी को कोई ऑफर दिया कि यार चल मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू एक काम कर, तू 20,000 रुपए दे दे और मेरा आईफोन ले ले, या मैं तेरे को अपना आईफोन भेज दूंगा 20,000 रुपए में। जी सर। तो भाई क्या होगा? या तो ऑफर एक्सेप्ट होगा या ऑफर रिजेक्ट होगा, है ना? ईदर दी ऑफर विल बी एक्सेप्टेड और ऑफर विल बी रिजेक्टेड। तीसरा काम तो हो नहीं सकता। अब अगर ऑफर रिजेक्ट ही हो गया तो स्टोरी चालू होने से पहले ही खत्म हो गई, दी एंड हो गया पिक्चर का। जी सर। लेकिन अगर दी एंड नहीं हुआ, ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, सुनेंगे मेरी बात, अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ऑफर ऑफर नहीं रहता। तो फिर क्या हो जाता है? ऑफर क्या बन जाता है? प्रॉमिस। बोलो हाँ या ना? तो ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया तो ऑफर क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। जी सर। तो सर जब ऑफर ऑफर नहीं रहा, प्रॉमिस बन गया, तो ऑफर देने वाला ऑफरर नहीं रहा, लेने वाला ऑफर ही नहीं रहा, तो सर क्या ये इंसान से हैवान बन गए? नहीं बेटा। ऑफरर क्या बन जाएगा? ऑफरर बन जाएगा प्रोमिसर और ऑफरी बन जाएगा प्रोमिजी। आई रिपीट, ऑफरर क्या बन जाएगा? प्रोमिसर। ऑफरी क्या बन जाएगा? प्रोमिजी। बोलो हाँ या ना? ऑफरर क्या बन गया? प्रोमिसर। ऑफरी क्या बन गया? प्रोमिजी। सर थोड़ा बताओ ना। क्या बताना बेटा? बहुत सिंपल है। बाप ने बेटे को कहा, बेटा बोला एक्सेप्टेड, तो पापा जी क्या बन गए? देखो, पापा जी पहले ऑफरर थे, बेटा ऑफरी था। यहां मार खाने वाला ऑफरर था, ये ऑफरी था। अब मान लीजिए दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो पिताजी प्रोमिसर बन जाएंगे, बेटा प्रोमिसी बन जाएगा। पीटने वाला बोल देता ठीक है भाई 10 लाख दे दूंगा, तो ये प्रोमिसर बन जाएगा, ये पीटने वाला प्रोमिसी बन जाएगा। सिंपल। बोलो यार। हाँ सर। जी सर। तो मैंने क्या बोला? देखो, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस हो गई। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। इसमें क्या सर, ये क्या बात है? बताता हूं, सुनिए। देखिए बेटा, आप जो लॉ पढ़ रहे हैं ना, ये बिजनेस लॉ है, इसे बोलते हैं बिजनेस लॉ। ठीक है जी? जी सर। आप इसे मर्केंटाइल लॉ भी कह सकते हो। ठीक है जी? आप इसे कमर्शियल लॉ भी कह सकते हो। तो देखो जी, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम बनाते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, और शायद आप लोगों को ये पता नहीं हो, तो मैं आपको बताता हूं। शायद आपने इन चीजों को क्लासेस में आपको नहीं बताया गया होगा, पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हम बताएंगे आपको। देखिए, दो तरीके के राइट्स होते हैं। एक होता है राइट इन रेम, और एक होता है राइट इन पर्सोनम। ठीक है सर? क्या बोला आपने? मैंने बोला एक होता है राइट इन रेम और एक होता है राइट इन पर्सोनम। अच्छा जी सर, ये क्या होता है? बेटा, राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जी सर। और राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट अ पर्सन। ठीक है सर? ये क्या मतलब है सर इसका? अरे बताते हैं ना बेटा, घबराते क्यों हो यार? जी सर। सर जब आपका साथ है तो डरने की क्या बात है? यस, डरना नहीं है बेटा, समझना है, पढ़ना है और सक्सेसफुल होना है। यस सर। देखिए, राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए आप गए एक दुकान पर, एक शॉप पर गए। ठीक है जी? आपने 10 रुपए दिए और शॉप वाले ने आपको एक से, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का उसने आपको माजा दे दिया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी सर, माजा दे दिया, माजा। ओके। तो यह आपने 10 रुपए दिए, माजा लिया और वहीं खड़े हो गए।
अब आप भी दुकानदार को देखे जा रहे हो, दुकानदार भी आपको देखे जा रहा है, आप भी दुकानदार को देखे जा रहे हो, दुकानदार भी आपको देखे जा रहा है। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, तीसरे मिनट में दुकानदार बोल ही दिया कि भैया जी अब आप मेरे से क्या मांगते हो? 10 रुपए आपने दिए, मैंने 10 का माजा आपको दिया, इसको इसकी स्ट्रॉ निकालो, उसको डालो और पियो और एंजॉय करो। अब आपका मेरे में क्या लेना देना है? तो बात तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई। पॉइंट ये है कि अब आपके पास राइट प्रॉपर्टी में, पर्सन में थोड़ी है, उसके ऑब्लिगेशंस तो खत्म हो चुके। आपने 10 रुपए दिया, उसका ऑब्लिगेशन था आपको माजा देना, उसने माजा दे दिया, नाउ यू एंजॉय योर माजा ना। शॉपकीपर से क्या लेना देना भाई तेरा? जी सर बात तो सही है। तो भाई तुमने बिल्डर को पैसे दे दिए, बिल्डर ने तुम्हें मकान का पोजेशन दे दिया, अब तू बिल्डर में क्या मानता? दैट इज राइट इन रेम, एंजॉय योर प्रॉपर्टी। ठीक है सर। तो लेकिन मान लीजिए हमने बिल्डर को एडवांस ही दिया है, हमने बिल्डर को 20% एडवांस दे दिया और बिल्डर ने बोला कि नवंबर तक मैं आपको मकान का पोजेशन दूंगा। तो भाई साहब जब तक पोजेशन नहीं आता तब तक आपके पास राइट किसके अगेंस्ट है? पर्सन के अगेंस्ट है। तो ये फर्क होता है राइट इन प्रॉपर्टी और राइट इन पर्सन का। जी सर, जी सर। तो अगर मान लीजिए आप फ्लैट ओनर हैं और आपने बिल्डर को एडवांस दे दिया और अभी तक आपका पोजेशन आपको नहीं मिला है, तो आप किसका खून पिएंगे? बिल्डर का। राइट है सर आपका, पीजिए। बोलो हाँ या ना, उसको बोलिए जल्दी दीजिए भैया, हाँ या ना। वो ये नहीं कह सकता अब मेरे में क्या मांगता, अरे मांगते भैया 20% दे दिया है, 80% और दे देंगे, पोजेशन दो, हाँ या ना। और मान लीजिए उल्टा भी करके देखिए, उसने आपको पोजेशन दे दिया तो अब आपको 80% देने हैं, तो वो आपका खून पिएगा। दैट इज राइट इन पर्सोनम। जी सर। सर लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में कहां से आ गया? बेटा देखिए कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो पार्टीज के बीच में राइट इन पर्सोनम क्रिएट करता है। बात समझिएगा, एक पार्टी का राइट दूसरे पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है, हाँ या ना। उदाहरण के तौर पर 90% लाना किसका ऑब्लिगेशन है? बेटे का। जी सर। पिताजी का राइट है कि भैया बेटा 90% लाएगा। जी सर बात तो बिल्कुल सही है। तो बेटे की जो ऑब्लिगेशन है वो पिताजी का राइट है। लेकिन आप सोचो, मान लो बेटा 90% ले आया तो पिताजी को पल्सर दिलानी पड़ेगी, तो पिताजी का जो ऑब्लिगेशन होगा वो बेटे का राइट होगा। बिल्कुल सर, बात तो आप बिल्कुल लॉजिकल कह रहे हो, ऑब्वियस है। तो जो मेरा राइट है वो आपका ऑब्लिगेशन है, जो आपका राइट है वो मेरा ऑब्लिगेशन है। बिल्कुल सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो ये जो बेस होता है, ये जो होता है, ये क्या है सर? इसे ही कंसीडरेशन कहा जाता है। और मैंने कहा ये जो कंसीडरेशन है यही आपके कॉन्ट्रैक्ट का आधार होता है। मैंने क्या लिखा? व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडेशन क्या होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो फाउंडेशन है वो होता है उसका कंसीडरेशन। जी सर। तो कंसीडरेशन क्या होता है बेटा? कंसीडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो को। एक लैटिन फ्रेज होता है, क्योंकि लॉ में बहुत सारे लैटिन फ्रेज आते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए। क्विड प्रो को जिसका मतलब होता है गिव एंड टेक। तो आप बात समझिए, जो मैंने दिया वो आपका, जो आपने दिया वो मेरा। क्या? कंसीडरेशन। तो बेटे ने क्या दिया? 90%। तो वो किसका कंसीडरेशन होगा? बाप का। अरे सोचो ना, पिताजी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? पिताजी ने क्यों कॉन्ट्रैक्ट करा, क्यों ऑफर दिया? वो ये कह रहे हैं कि जो नालायक बेटा है, इसको जो पढ़ता लिखता नहीं है, इसको कम से कम मैं पल्सर का लालच दूंगा, ये 90 के लिए प्रिपेयर करेगा, 70-75 पे तो अटकेगा। जी सर। तो बेटे का भी तो कोई ना रीजन होगा। बेटे का भी है, बोले यार जो कंजूस पापा है इनसे पैसे मांगता हूं ये देते ही नहीं है, कम से कम 90% लाऊंगा तो पल्सर तो दिलाएंगे। अरे चलो पल्सर ना भी दिलाए, कोई छोटी मोटी एक्टिवा ही दिला देंगे, काम तो चलेगा, हाँ या ना। तो अगर आज बाप और बेटे के बीच में अगर 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 लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होती है तो उसका कारण क्या है? वाई बेटा, व्हाट इज द रीजन वाई बेटा इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज ऑफ पल्सर।
एंड वाई फादर इज इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ 90%। तो डोंट यू थिंक दैट बेटा जो दे रहा है वो बाप का, जो बाप दे रहा है वो बेटे का, क्या कंसीडरेशन? यस सर। तो जो मैंने दिया वो आपका, जो आपने दिया वो मेरा। मैंने आपको सर्विसेज दी, ये आपका कंसीडरेशन है। आपने हमें फीस दी, ये हमारा कंसीडरेशन है। तो मैंने क्या बोला, राइट चिल्ड्रन, जो हमारा राइट है वो आपका ऑब्लिगेशन है, जो आपका ऑब्लिगेशन है वो हमारा राइट है। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये रूल लगा के देख लेना। यस सर, बात तो सही है सर। तो बेटा मैंने क्या बोला, ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिस बन गया, और प्रॉमिस के साथ अगर कंसीडरेशन जुड़ जाता है, जो प्रॉमिस के साथ अगर क्या जुड़ जाता है, कंसीडरेशन, जी सर, तो क्या बन जाता है दोस्तों, अग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, अग्रीमेंट। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट की एक इक्वेशन चल रही है, सुना आपने, ऑफर अगर एक्सेप्ट हुआ तो प्रॉमिस बन गया, बिल्कुल। प्रॉमिस के साथ अगर कंसीडरेशन जुड़ा तो क्या बन गया, अग्रीमेंट बन गया, है ना। मैंने ये प्रॉमिस को और बड़ा कर दिया, जी सर। और अग्रीमेंट के साथ, अब सुनिए, अग्रीमेंट के साथ अगर क्या जुड़ जाए, एनफोर्सेबिलिटी, प्लीज सुनिएगा, एनफोर्सेबिलिटी, अगर अग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो सर हमें तो आज तक समझ नहीं आया ये सर होता क्या है सर, हमें तो आज तक समझ नहीं आया सर। ये जो एनफोर्सिबिलिटी है सर, इसका क्या मतलब है सर, व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी, बोलो व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी, क्या है गुरुजी। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, देखो लॉ में एक और लैटिन फ्रेज है, उसका नाम है यूबी जस ईबी रेमेडियम। सर आप क्या क्या बोलते हो, अरे कुछ नहीं, बेसिक बातें। ये लाइन का मतलब है, ये लाइन का मतलब है, बहुत ही पॉपुलर लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट। सुनना सुनना दोस्तों, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। सुनना मेरी बात बेटा, अगर आप किसी को कोई राइट दे रहे हो, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलने का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यस सर, तो अगर आपको राइट मिला है तो उस राइट का कोई मतलब नहीं है दोस्तों अगर आपके पास रेमेडी ना हो तो। सर ये आप क्या कह रहे हैं, बेटा देखिए संविधान ने तो आपको अधिकार दे दिया, पर आज अगर मैं कह रहा हूं और मुझे पुलिस वाले आके बोल रहे हैं कि आप मत बोलो, आप मत पढ़ाओ जी, तो भैया मेरे पास राइट है, मैं आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं, पुलिस वालों के फीते उतरवा सकता हूं, बिकॉज पुलिस वाले एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स को यूज करने से रोक रहे हैं। मैं भारत का नागरिक हूं और बोलना, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये मेरा राइट है। अरे सर आप इतने एक्साइटेड कैसे हो गए, बात बता रहा हूं बेटा समझाने के लिए। अगर राइट है तो रेमेडी भी होना चाहिए, और यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसका नाम है एनफोर्सिबिलिटी। तो गुरुजी ये एनफोर्सिबिलिटी होती क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक योर क्वेश्चन, आई वेरी मच लाइक योर क्वेश्चन। जी सर पर बता भी दो, बताता हूं। देखिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एनफोर्सिबिलिटी का मतलब है कि भैया रिटर्न चीज होनी चाहिए, अच्छा उस पे सर कोई वो मतलब स्टैम्प पेपर वगैरह होता होगा कि भैया 500 रुपए का स्टैम्प पेपर है और वहां थंब एक्सप्रेशन होते होंगे, साइन वाइन होता होगा, कोई ठप्पा उप्पा लगता होगा, नोट रिपब्लिक सील लगाता होगा, ऐसी कोई चीज होती होगी। गलत। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, आप तो खुद पढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है। जी सर, कहां लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल। और आजकल तो अगर मान लीजिए आप ओरल टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, करती है ना कंपनियां,
क्रेडिट कार्ड को रिन्यू कर देती है फोन पे और वो सारी चीजें रिकॉर्ड भी होती है। तो कल को आप ये कहते हो कि मैंने तो एक्सेप्टेंस ही नहीं ली रिन्यू करने के लिए, तो भैया वो आपकी रिकॉर्डिंग्स प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा चीज चालू करने से पहले ही बोल देते हैं कि देखिए सर मैं फोन पे रिन्यू करूंगा आपका, लेकिन मैं ये चीज रिकॉर्ड करूंगा। आप बोलते हो ओके जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ या ना? मेरे कहने का मतलब है एनफोर्सिबिलिटी के मतलब रेस्पेक्ट में आपके दिमाग में जितने भी प्रकार के आलतू फालतू चीजें उन सबको बाहर निकालो। एनफोर्सिबिलिटी का एक ही मतलब होता है। मतलब क्या? कि देखिए दो पार्टियां हैं, सुनना सुनना सुनना, दो पार्टियां हैं और दोनों में से फेल कोई भी सकती है। मान लीजिए बेटा पर 90% ले आया, पापा फेल गए, या मान लीजिए पापा ने पल्सर दिला दी, बेटा फेल गया। से फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो चीजें कमिट हुई थी, जो चीजें डिसाइड हुई थी, अगर सब कुछ वैसा होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होगी जब वैसा नहीं होता। पॉइंट ये है कि जहां राइट है वहां रेमेडी होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर कॉन्ट्रैक्ट के बेस में राइट इन पर्सोनम होता है। इसका मतलब दो बंदे होंगे, एक का राइट दूसरे की ऑब्लिगेशन होगा और एक का ऑब्लिगेशन दूसरे का राइट होगा। यही तो पढ़ा है आपने कंसिडरेशन में। अब मैं समझाना ये चाहता हूं, मान लो ये फैल गया तो इसके पास राइट है, और ये फैल गया तो अगर ये फैल गया तो इनके पास राइट है। जी सर। अब पॉइंट ये है कि अगर ये गड़बड़ करता है तो क्या ये कोर्ट में जा सकता है? अगर जा सकता है तो एनफोर्सिबिलिटी है। अगर कोर्ट में नहीं जा सकता तो एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। तो सर ऐसे भी केस होते हैं क्या जहां हम कोर्ट में नहीं जा सकते? बिल्कुल, बहुत सारे केस होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वाई? बिकॉज वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें अग्रीमेंट के साथ क्या जुड़ेगी? एनफोर्सिबिलिटी। तो सर इलीगल नेचर के अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी कैसे ले आओगे? उदाहरण के तौर पर आज ए ने बी को बोला कि तुम 10 लाख ले लो, आई विल गिव यू 10 लाख, और मेरी बीवी का मर्डर कर दो। सर अब मान लीजिए कि बी ने मर्डर नहीं किया और बी 10 लाख ले भी गया और मर्डर भी नहीं किया और उसकी बीवी को लेके भाग गया। सॉरी, तो बहुत गलत कर दिया। अब कर दिया जो कर दिया। माय पॉइंट इज, क्या एक कोर्ट में जा सकता है ये कह के कि सर देखिए कितना गंदा आदमी, अपनी जवान का ही नहीं है, मैंने कहा था 10 लाख ले लो, मेरी बीवी को मार दो, ये तो मारने की बजाय लेके और भाग गया सर। तो क्या कोर्ट इस व्यक्ति की हेल्प करेगी? पहले इसी को जमा कर लेगी। सर बात तो सही है। तो ये अग्रीमेंट इलीगल नेचर का है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कभी बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें कभी एनफोर्सिबिलिटी आ नहीं सकती। जी सर। सिमिलरली जो सोशल नेचर के अग्रीमेंट्स होते हैं, बात समझिए, सोशल नेचर के अग्रीमेंट्स होते हैं, हाँ या ना? देखिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए आज मेरी शादी है, से फॉर एग्जांपल। जी सर। अब मेरी शादी में मैंने एक डांस परफॉर्मर को बुलाया, वो मेरी फ्रेंड है, इसका नाम है नोरा फतेही। जी सर। आप तो जानते ही होंगे। हाँ सर, हाँ सर। तो हमने हमारी शादी में हमारी फ्रेंड नोरा फतेही को बुलाया। मैंने कहा नोरा यार, आई एम गेटिंग मैरिड एंड यू हैव टू कम ऑन 20th ऑफ से फॉर एग्जांपल दिसंबर टू उदयपुर, और उदयपुर में आपको शादी में इनवाइटेड हो, और परफॉर्मेंस करना हो तो ठीक है 15-20 मिनट कोई कर देना। दोस्ती यारी दोस्ती में बोला, कैजुअल कन्वर्जेशन। जी सर। मान लीजिए शादी में उस नोरा ने कहा यस मैं जरूर आऊंगी विक्रम, आई विल कम टू योर मैरिज डेफिनेटली, यू आर सो क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, आई विल डेफिनेटली कम विक्रम। मैंने कहा सबको बोल दिया। मान लीजिए कल को नोरा नहीं आती किसी कारण से, तो कैन आई सून मिस नोरा फतेही? नहीं सर, नहीं। वाई? बिकॉज ये सोशल नेचर का एग्रीमेंट है, दो दोस्तों के बीच का एग्रीमेंट है। इन दोनों का इंटेंशन कभी भी लीगल रिलेशनशिप बनाने का नहीं था, और जब इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाने का नहीं था तो इसमें कभी भी एनफोर्सिबिलिटी आ ही नहीं सकती। जी सर, बात तो सही है सर। तो मैंने क्या कहा, सेम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए भले ही मैं इसका फ्रेंड हूं, सेम एग्जांपल। मैंने नोरा को बोला, नोरा लुक, I am looking for a dancer to perform at my marriage. And who is the better dancer than you? So Nora, you have to come, you have to perform in my marriage, and I will give you
10 lakh rupees for an half an hour performance. My manager will send the letter electronically to you through email. Tell your manager to send me back after taking your acceptance and signatures. Nora said, okay, Vicky, I will do it by evening. और उसके मैनेजर ने मुझे भेज दिया. अब मान लीजिए मैंने पूरी दुनिया भर में हल्ला हो गया, विक्रम जी की शादी में, विक्की जी की शादी में नोरा जी आ रही है, नोरा जी आ रही है, नोरा जी आ रही है. भाई साहब पूरा उदयपुर पेड़ों पर टंग गया, नोरा जी आ रही है, नोरा जी आ रही है, नोरा जी आ रही है, और नोरा जी आई ही नहीं. तो आप बताइए क्या विक्रम जी कोर्ट में जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हैं. देखिए सब्सटेंस वही है, चीजें वही है, पार्टी वही है, सिर्फ इंटेंशन अलग है. जी सर. तो मेरे कहने का मतलब है कि सोशल नेचर के एग्रीमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है. मम्मी ने आपको कहा कि घर की सफाई कराओ दिवाली की, तुम्हें सबको एक एक ड्रेस मेरी तरफ से, और मम्मी ने सफाई भी करवा ली और ड्रेस भी नहीं दी, तो क्या मम्मी को कोर्ट ले जाओगे? नहीं सर, क्योंकि सोशल नेचर का है. वो कोर्ट में तुम्हारी कोई मदद ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें एनफोर्सिबिलिटी हो ही नहीं सकती. क्योंकि एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोर्ट में जाके अपने राइट्स के लिए कह सकते हो कि सर ये हमारे पास राइट है, सामने वाली पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया है. क्योंकि आप समझिए, आज अगर बहुत सारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आज मैंने सरकार के लिए काम कर दिया, 4 महीने बाद मेरा पेमेंट आना है और सरकार कह रही है हम नहीं देंगे, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा ना कि सर टेंडर की शर्त के हिसाब से मैंने अपना काम कर दिया, तो जितना पैसा होना चाहिए वो मेरे पास आना चाहिए. व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग? तो मैंने बार बार बोला बेटा, जहां राइट है वहां उस राइट का कोई मतलब नहीं है अगर वहां रेमेडी ना हो तो. इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है एनफोर्सेबिलिटी. तो जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो आपको चेक करनी है ना एनफोर्सेबिलिटी. सिंपल तरीका है चेक करने का. अगर आप किसी चीज को लेकर कोर्ट में जा सकते हो और ये कह सकते हो कि सर ये मेरा राइट है, आप एनफोर्स कराओ, ये तो कर नहीं रहा, आप इसको कहो परफॉर्म करे, तो वो एनफोर्सिबल है. और अगर नहीं कह सकते तो वो एनफोर्सिबल नहीं है. तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जिसमें एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ेगा. तो हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो है, पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. जी सर. वो बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया. जी सर. तो सर क्या अब हम ये समझ सकते हैं? अब देखो, आज एक सिंगल क्लास में आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, तो क्या हम एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो. देखो, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है? सर कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है कन्वर्जेशन से. जी सर. तो ऑफर, कन्वर्जेशन ऑफर से चालू होती है. तो ऑफर के साथ क्या जुड़ जाता है? एक्सेप्टेंस. अगर जुड़ गया तो प्रॉमिस बन गया. और प्रॉमिस के साथ अगर क्या जुड़ जाए? कंसीडरेशन. हाँ या ना? तो ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ गया तो प्रॉमिस बन गया, एक्सेप्टेंस के साथ कंसीडरेशन जुड़ गया तो अग्रीमेंट बन गया. और अगर इनके साथ क्या जुड़ जाए दोस्तों? इनके साथ जुड़ जाए एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. क्या जुड़ जाए? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. तो अग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट. आया ना? तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एनी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एंड अनफॉर्चुनेटली हर एग्रीमेंट की जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट बनना लिखा नहीं होता. हो सकता है वो सोशल नेचर का एग्रीमेंट हो सकता है वो इलीगल नेचर का एग्रीमेंट हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो जिसकी वजह से वो राइट एनफोर्स नहीं हो रहा है, जो हम आगे जाके अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे. रीजन कुछ भी हो, अगर एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. और यहीं से एक बहुत फेमस फ्रेज आता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. जी सर, बात तो समझ में आ गई सर. तो बस बेटा, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल डिटेल्ड वीडियोस के लिए, रिवीजन ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ के लिए आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए समरिया क्लासेस के चैनल को. दिस इज योर लॉ मेंटर वीबी सिंह साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच.